हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। टोटल 110 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, व्याख्या सहित आपको मैं बताने वाला हूँ, जो आगामी डब्ल्यूएलआई पेपर या जितने भी एलडीसी एग्जाम रेलवे में होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको पेपर हल कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर हल कराने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा पेपर। 120 मिनट यहाँ पर मिलती है। 100 अंक का ये पेपर होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो लेवल 6 की ये वैकेंसी होती है। लेवल 6 में 35,400 35,400 जो बेसिक है वो रहता है। लेवल 6 की वैकेंसी है। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट करा दिया था, जिसमें 55 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन हल करा दिए थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने हल कराया है। आप एक बार उस फर्स्ट पेपर को देख लीजिए। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट देखें। इसके अलावा इस पेपर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो वहां से भी आप ये जो पेपर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, 55 क्वेश्चन हमने हल करा दिए थे पार्ट फर्स्ट में। अब 56 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये रहा 56 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर 55 तो मैंने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में करा दिए थे। 56 के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का रहेगा 56। यदि किसी रेलवे कर्मचारी को कुछ समय के लिए पुलिस पुलिस हिरासत में रखा गया है तो क्या उसे निलंबित माना जाएगा? ए रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ he has been पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड। तो यहाँ पर आपने, जब मैंने आपको रेल सेवा आचरण नियम बताए थे, उस समय बताया था कि SF3, तो SF2 SF2 के बारे में बताया था कि यदि किसी भी कर्मचारी को पुलिस हिरासत में रखा जाता है, 48 घंटे से अधिक समय के लिए रखा जाता है, तो माना गया निलंबन माना जाएगा, उस समय से निलंबित माना जाएगा। तो यहाँ पर 48 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। माना गया निलंबन SF2 जारी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 48 घंटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव के बारे में पूछा गया है। कितने दिन की मिलती है? तो 3 मंथ की ये नहीं मिलती, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की ये मिलती है। 15 डेज की पैटर्निटी लीव मिलती है। और ये लीव कब से कब तक मिलती है? जन्म, बच्चे के जन्म के 14 दिन से पहले, मतलब डिलीवरी के 14 दिन पहले से, और 6 माह तक ये मिलते हैं। यदि आप इन पैटर्निटी लीव को 6 माह तक नहीं लेते हैं तो ये लैप्स हो जाएंगी, आपको बाद में नहीं मिलेंगी। ये पैटर्निटी लीव एक पैटर्निटी लीव जो लागू हुई है 7/10/97 10 अक्टूबर 1997 से ये लागू हुई है। और 2 जीवित बच्चों के लिए मिलती है, मतलब 15 छुट्टियां एक बच्चे के लिए, 15 छुट्टियां एक बच्चे के लिए, टोटल 30 छुट्टियां पैटर्निटी लीव मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। असंगठित मजदूरों के शोषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए अधिनियम का नाम बताइए। असंगठित मजदूरों के शोषण के लिए जो अधिनियम बनाया गया है वह है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि न्यूनतम मजदूरी तय करना, समय पर भुगतान करना और शोषण को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। मजदूरी की न्यूनतम दर तय करना, और दर कौन तय करता है? श्रम मंत्रालय ये मजदूरी की दर तय करता है। तो इस प्रकार से ये कि जो मजदूर हैं उनके शोषण की रोकथाम के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से लागू हुआ है। उद्देश्य है कि न्यूनतम मजदूरी तय करना है,
सीधा सीधा बोलें कि मजदूरों को शोषण से बचाना है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59, निम्नलिखित में से कौन सा सेवानिवृत्ति लाभ नहीं है? सेवानिवृत्त लाभ नहीं है। विच इज ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रिटायरमेंट बेनिफिट। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको नहीं है और है दोनों में देखना है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो कर्मचारी कर्मचारी लाभ निधि से अग्रिम, तो ये नहीं है। समग्र स्थानांतरण, ये भी जो सीटीजी मिलता है वो सेवानिवृत्ति के बाद मिलता है। किट पास मतलब सेटलमेंट पास मिलता है, और जो सेवानिवृत्ति के बाद निःशुल्क पास है वो भी मिलता है। तो तीनों ये मिलते हैं, ये नहीं मिलता है। मतलब ऑप्शन ए यहाँ हो जाएगा सही। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कर्मचारी लाभ निधि से अग्रिम। जो स्टाफ बेनिफिट फंड है उससे जो अग्रिम प्राप्त करना होता है वो नहीं रहेगा। एसवीएफ 1931 में रेलवे में आया था, और इसमें जो राशि पहले हुआ करती थी 500, अभी ये राशि 800 रुपये होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 60, विशेष आकस्मिक अवकाश निम्नलिखित के लिए स्वीकृत किया जा सकता है? स्पेशल कैजुअल लीव, SCL स्पेशल कैजुअल लीव, ये स्वीकृत किया जा सकता है। स्काउटिंग गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, स्काउटिंग गतिविधियां के लिए। इसके अलावा जो बंद या कर्फ्यू है उसके लिए भी ये SCL लागू की जा सकती है, और लोकसभा चुनाव या जो विधानसभा चुनाव है उनके लिए भी ये SCL दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगला है ऑप्शन डी में ये सभी, तो और ये सभी के लिए SCL दी जा सकती है। स्काउटिंग गतिविधियों के लिए भी, बंद या कर्फ्यू के कारण अनुपस्थिति, या लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनके लिए एक दिन की ये छुट्टी मिलती है, और ब्लड डोनेशन के लिए भी ये एक दिन की छुट्टी मिलती है। तो यहाँ पर ये ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61, कल्याण निरीक्षक के कर्तव्य क्या हैं? कल्याण निरीक्षक के कर्तव्य क्या हैं? तो पहला है ऑप्शन में देखिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति निपटान पेंशन प्राप्त करने में सहायता करना, तो ये हो जाएगा। दूसरा है शैडों या स्टेशनों का निरीक्षण करना, ये भी होगा। तीसरा है कर्मचारियों की शिकायतों को प्राप्त करना तथा आवश्यक अधिकारी से संपर्क कर उनका समाधान करना, तो ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी यहाँ पर सही हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 61, तो डी आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, लेवल 1 ग्रेड पे 1800 में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट APR लिखने का प्रावधान डैश को समाप्त होने वाले वर्ष से शुरू किया गया था। तो ये जो APR है यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। तो APR एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। पहले इसको ACR के नाम से जानते थे, ACR के नाम से जानते थे, और जिसको ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। जो APR है 14/5/2009 से APR के नाम से इसको जाना जाता है। पहले ACR के नाम से जानते थे, और 14 मई 2009 से इसे APR के नाम से जाना जाता है। टेक्नीशियन जो थर्ड है, टेक्नीशियन थर्ड लेवल 2 की जो वैकेंसी होती है 19,200 की APR जो अपार है दिसंबर 2015 से के बाद भरना शुरू हुआ है, पहले ये नहीं भरा जाता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2019 से, कि ये कब से समाप्त होने वाले वर्ष से शुरू किया गया है। तो 2018 के लास्ट 2019, तो यहाँ पर 2019 से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। APR की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, तो वो उसको ध्यान रख लें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा कथन सही है? विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट? बच्चों की शिक्षा सहायता के लिए निर्धारित राशि 2813 रुपये प्रति माह, ये सही है। अगला देखिए छात्रावास सब्सिडी के लिए निर्धारित राशि 8,438 रुपये प्रति माह, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑल दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, और A एंड B दोनों सही। तो A और B दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कि जो शिक्षा एजुकेशन अलाउंस मिलता है पर मंथ 2813 मिलता है। टोटल जो साल भर का जो अलाउंस मिलता है वो 33,750 रुपये मिलता है। ऐसे ही जो छात्रावास सब्सिडी है प्रति महीने
8,438 रुपये प्रति माह के रूप में दिया जाता है। तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख 64, रेलवे में राजपत्रित अधिकारियों के लिए ऑनलाइन एपीआर प्रणाली का नाम क्या है? तो ऑनलाइन एपीआर प्रणाली स्पैरो है, SPARROW। यहाँ ये स्पैरो है। स्पैरो में क्या है, इसका उपयोग जो अधिकारी हैं उनकी अपार में जो एपीआर है वो ऑनलाइन भरने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। स्पैरो का जो उपयोग होता है वो अधिकारियों की जो एपीआर है वो ऑनलाइन करना और उसको ट्रैक करना। इसकी इस फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। तो SPARROW, एस का मतलब होता है स्मार्ट, पी का मतलब परफॉर्मेंस, ए का मतलब यहाँ पर हुआ अप्राइजल, और आर का मतलब रिपोर्ट। लास्ट में ओ और डब्ल्यू है। ओ का मतलब है एक आर है जो उसका रिकॉर्डिंग, ओ का मतलब ऑनलाइन और डब्ल्यू का मतलब विंडो। दोबारा से एक बार से सुनिए। एस एस का मतलब स्मार्ट, पी का मतलब परफॉर्मेंस, ए का मतलब अप्राइजल, आर का मतलब रिपोर्ट और दूसरा जो आर है उसका मतलब रिकॉर्डिंग, ओ ऑनलाइन और डब्ल्यू का मतलब विंडो। स्मार्ट, परफॉर्मेंस, अप्राइजल, रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन, विंडो, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कई बार पूछ ली जाती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा HOER के अंतर्गत रोस्टर का एक प्रकार नहीं है? HOER, पहले इसको समझ लीजिए। HOER कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो HOER हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। रूल 2005 में ये आया है। इसमें कर्मचारियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला जैसे इंटेंसिव, गहन है, जिसको हिंदी में गहन। दूसरा निरंतर, कंटिन्यूस होता है। तीसरा एसेंशियल इंटरमिटेंट होता है, EI के नाम से जानते हैं। और चौथा अपवर्जित या एक्सक्लूडेड होता है। तो ये 3 प्रकार तो ये यहाँ लिखे हुए हैं। चौथा एक्सक्लूडेड, लेकिन एक्सटेंसिव नहीं होता है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई HOER का प्रकार नहीं है, कर्मचारियों को कोई भी प्रकार नहीं है। अब मैंने यहाँ पर आपको चारों प्रकार आपको समझा देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला जो इंटेंसिव है, इंटेंसिव या जिसको गहन बोलेंगे, ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन वो 1 घंटे से भी कम समय के लिए निष्क्रिय रहते हैं। मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से वो व्यस्त रहते हैं। और इनकी जो पर डे या औसत ड्यूटी होती है वो होती है 6 घंटे होती है। और प्रति सप्ताह की बात करें तो ये 42 से 45 घंटे का ड्यूटी समय इनका होता है। ये इंटेंसिव होते हैं। दूसरे जो होते हैं कंटिन्यूस या निरंतर, इनकी 8 घंटे की ड्यूटी में ये 2 घंटे तक निष्क्रिय रह सकते हैं। और बाकी समय शारीरिक या मानसिक रूप से ये व्यस्त रहते हैं। इनकी जो औसत ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की होती है। और प्रति सप्ताह जो ड्यूटी होती है वो 48 से 54 घंटे तक की ये ड्यूटी इनकी होती है। तीसरे जो होते हैं आवश्यक रूप से ब्राह्मी, या जिनको एसेंशियल इंटरमिटेंट बोलते हैं, इनकी ड्यूटी 12 घंटे की होती है। इनको शारीरिक या मानसिक रूप से व्यस्त रहने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। और प्रति सप्ताह 60 से 72 घंटे ये ड्यूटी करते हैं। इनका जो रेस्ट का समय होता है, साप्ताहिक रेस्ट का जो समय होता है वो 24 घंटे होता है। इंटेंसिव और जो कंटिन्यूस है, इनका रेस्ट का जो समय होता है, जो साप्ताहिक विश्राम होता है, वो 30 घंटे का होता है। चौथे जो प्रकार के होते हैं अपवर्जित या एक्सक्लूडेड श्रेणी में आते हैं, जिन कर्मचारियों का जो दायित्व है, ड्यूटी का जो दायित्व है वो 24 घंटा होता है, 24 घंटे होता है। जिसमें सुपरवाइजर हैं या जो रेलवे स्कूल के टीचर हैं वो आते हैं। तो वो चौथे प्रकार के होते हैं अपवर्जित या एक्सक्लूडेड। तो ये चारों प्रकार आपको मैंने बताए हैं कि इंटेंसिव, कंटिन्यूस, एसेंशियल, इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड या अपवर्जित, ये चारों प्रकार आपको मैंने बताए थे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो समय पूछ लिया जाता है कि कितने घंटे की ड्यूटी, या विश्राम की अवधि पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए इंटेंसिव या जो कंटिन्यूस है उसमें 30 घंटे
साप्ताहिक विश्राम की अवधि होती है। एसेंशियल इंटरमिटेंट में 24 घंटे की विश्राम की अवधि होती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन है, अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 से, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले ही ये अच्छे से समझा दिया है। गहन वर्गीकरण की ड्यूटी के मानक घंटे प्रति सप्ताह डैश होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि इंटेंसिव में 42 से 45 घंटे, तो 42 से 45 घंटे ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि औसत प्रति सप्ताह ड्यूटी 42 से 45 घंटे होती है। तो ए में दिया हुआ है 42 घंटे, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, रेलवे को अधिक आय किससे प्राप्त होती है? तो सबको पता है कि माल ढुलाई से सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68, पारिवारिक पेंशन कब से शुरू हुई है या किस वर्ष से शुरू हुई है? फैमिली पेंशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो ये पारिवारिक जो पेंशन है ये 1 जनवरी 1964 से 1 जनवरी 1964 से ये आई है। और रेलवे पेंशन की बात करें तो ये 16 नवंबर 1957 से ये रेलवे में पेंशन शुरू हुई है। तो यहाँ पर 1964 दिया हुआ है, तो 1/1/1964 है, 1/1/1964 पारिवारिक पेंशन शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, आरटीआई अधिनियम का लंबा शीर्षक प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित गुणों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आरटीआई आरटीआई के बारे में बताया कि आरटीआई लाया क्यों गया था, कि जो सरकार का कामकाज है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए इसको लाया गया था। तो यहाँ पर दिया हुआ है पारदर्शिता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। आरटीआई की बात कर लेते हो, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। टोटल 31 सेक्शन होते हैं इसमें और 6 चैप्टर होते हैं। संसद में ये पास हुआ था 15 जून 2005 को ये संसद में पास हुआ, लेकिन पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये 12 अक्टूबर 2005 को ये पास हुआ। टोटल फीस जो होती है 10 रुपये होती है। प्रथम अपील की सूचना 30 दिन में प्राप्त होता है, दूसरे अपील की सूचना 90 दिन में, और जीवन या मरण का मामला होता है, जीवन या स्वतंत्रता का मामला होता है, तो आपको 48 घंटे में सूचना मिल सकती है। तो ये आरटीआई के बारे में, तो पारदर्शिता लाने के लिए ये लाया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखिए, बेटी की शादी के मामले में पीएफ खाते से कितने महीने का वेतन निकालने की अनुमति है? तो ये होता है 12 महीने। 12 महीने किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है 12 महीने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 71, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? जो आरसीएफ है, आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री, ये कपूरथला पंजाब में स्थित है, कपूरथला पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72, ग्रुप सी लेवल 6 में नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? हुईज अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इन ग्रुप सी लेवल 6, लेवल 6 का अपॉइंटिंग अथॉरिटी पूछा गया है। तो ये होता है जेएजी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का अधिकारी जो होता है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगा लेवल 6 का। यहाँ पर दिया है जूनियर स्केल, तो ये लेवल 1 की जो वैकेंसी होती है उसके लिए अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होता है। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेएजी ग्रेड, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 73, ई ऑफिस का मतलब क्या है? ई ऑफिस इज मीन्ड फॉर, ई ऑफिस का मतलब क्या है? ई ऑफिस क्या है? जो कागजों में कमी करना, मतलब बिना कागजों पर कार्रवाई करना, कि कागजी कार्रवाई को समाप्त करते हुए सभी फाइल को इलेक्ट्रॉनिक कार्यालयों के माध्यम से भेजना। ऑप्शन से इज राइट आंसर हो जाएगा। कागजी कार्रवाई को समाप्त करना और ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो ज्यादा से ज्यादा रहे, तो फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय के माध्यम से भेजना, ये इसका मतलब है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म पूछी गई है, या इस पेपर में कई सारे फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो आप जब भी जिस भी एलडीसी या जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फुल फॉर्म देखें, क्योंकि कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आईआरसीटीसी
इन आईआरसीटी, आई का मतलब होता है इंडियन, आर का मतलब रेलवे, सी का मतलब कैटरिंग होता है, टी का मतलब टूरिज्म, और सी का कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर देख लीजिए किस ऑप्शन में है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आईआरसीटीसी ये रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ये जैसे ऑनलाइन टिकट है, खान पान की व्यवस्था है आपकी, और पर्यावरण जो पर्यटन सेवाएं हैं उनका प्रबंधन करती है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये जैसे ऑनलाइन टिकट है, खान पान से रिलेटेड है, पर्यटन सुविधाएं हैं, इनका प्रबंधन करती है। एक रेल रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी कहाँ है? हु इज द नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज? NAIR, NAIR आपने सुना होगा, नायर। नायर की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो NAIR नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। इसकी अकेडमी कहाँ है ये पूछा गया है, तो यह है बड़ौदा गुजरात में। पहले ये जो अकादमी थी ये देहरादून में थी और इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, लेकिन इसका बड़ोदरा में स्थानांतरण 1952 में हुआ है। तो अभी ये कहाँ पर है? बड़ोदरा में। पहले 1930 में स्थापना हुई थी देहरादून में, और 1952 में इसको स्थानांतरित कर दिया है। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नायर कहाँ पर है? बड़ोदरा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए 76। भारत में भारत में पहली रेलगाड़ी किनके बीच चलाई गई थी? भारत में पहली रेलगाड़ी किनके बीच चलाई गई थी? तो ये पूछा गया है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक और कब चलाई गई थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो मुंबई से थाने के बीच में ये रेलगाड़ी चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच में रेलगाड़ी चलाई गई थी। 34 किलोमीटर ये चली थी, जिसमें 14 कोच थे, 400 सवारियां थी, और ये टोटल 57 मिनट की यात्रा थी। 3:30 को स्टार्ट हुई थी और 4:27 को यह यात्रा समाप्त हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को ये प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर। अगर दूसरी रेलगाड़ी की बात करें तो ये हावड़ा से हुबली के बीच में चलाई गई थी 15 अगस्त 1854, 15 अगस्त 1854 को ये चलाई गई थी। अगर हम विद्युत ट्रेन की बात करें, प्रथम विद्युत ट्रेन ये 3 फरवरी 1925 को CSTM से और कुर्ला हार्बर तक चलाई गई थी। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चली गई थी। 34 किलोमीटर की यात्रा थी, 57 मिनट में ये पूरी हुई थी। इस और इसमें 3 लोको लगे हुए थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77। आरटीआई अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? आरटीआई अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? लागू के लिए पूछा गया है, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। संसद में ये पास हुआ था 15 जून 2005 को ये संसद में पास हुआ था। लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। इसकी फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन होती है। संसद में ये जो पास हुआ था 15 जून को पास हुआ था। फीस 10 रुपये होती है। प्रथम अपील सूचना प्राप्त करने का जो समय होता है 30 दिन होता है। द्वितीय अपील में ये 90 दिन का समय होता है। जीवन या स्वतंत्रता का मामला होता है तो 48 घंटे में ये सूचना प्राप्त होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 78। RVNL का फुल फॉर्म पूछी गई है, तो RVNL होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। रेल विकास निगम लिमिटेड, या ऑप्शन सी में दिया हुआ है रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2003 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 79। आरपीएफ का मतलब क्या होता है? तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए 80। एक समय में एलएपी का लाभ अधिकतम कितने दिनों तक उठाया जा सकता है? दी मैक्सिमम डेज ऑफ एलएपी कैन
बी एवल्ड एट ए टाइम। आपको मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट में कि आप एक साथ 180 दिन की एलएपी ले सकते हैं, मतलब 6 माह की आप एलएपी एक साथ ले सकते हैं। आप मैटरनिटी जो लीव है वो भी 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है, 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है। जो एलएपी होती है उसकी जमा करने की जो सीमा होती है 300 छुट्टियां आप जमा कर सकते हैं। लीव इनकेसमेंट एलएपी का लिया जा सकता है 6 बार हर 2 साल में। 10 छुट्टी का मतलब 10 छुट्टी का लीव इनकेसमेंट लेंगे 2 साल में। लीव इनकेसमेंट के बाद शेष 30 छुट्टी आपके खाते में बची होनी चाहिए। ये छुट्टियां किस प्रकार से जमा होती हैं? 1 जनवरी को 15 छुट्टियां, 1 जुलाई को 15 छुट्टियां, इस प्रकार से ये जमा होती हैं। मतलब ढाई छुट्टी पर मंथ के हिसाब से आपके खाते में जमा होती है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि एलएपी एक साथ कितने ले सकते हैं, तो 180 दिन तक आप ले सकते हैं। 180 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 81, ओपन लाइन राजस्व कार्यों पर लगे आकस्मिक श्रमिक जो बिना किसी ब्रेक के उसी काम को करना जारी रखते हैं जिसके लिए उन्हें लगाया गया था, या उसी प्रकार के अन्य काम को डैश दिनों के निरंतर रोजगार के पूरा होने पर अस्थायी स्थिति के रूप में माना जाएगा। अस्थायी स्थिति के रूप में माना जाएगा। तो ओपन लाइन राजस्व कार्यों पर लगे आकस्मिक श्रमिक जो बिना किसी ब्रेक के उसी काम को करना जारी रखते हैं जिसके लिए उन्हें लगाया गया था, या उसी प्रकार के अन्य काम को 120 दिनों के निरंतर रोजगार के पूरा होने पर अस्थायी स्थिति के रूप में माना जाएगा। तो 120 राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 82, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान तथा कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए प्रावधान करने हेतु अधिनियम कौन सा है? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम, नाम से ही यहाँ पर पता लगेगा औद्योगिक विवाद अधिनियम ये 1947 में आया था, लेकिन लागू हुआ है 1 अप्रैल 1947। आप इस चारों पॉइंटों को यहाँ पर समझिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 बना था, लागू हुआ है 1 अप्रैल 1947 को। अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की, कारखाना अधिनियम ये आया था 1948 में, लागू हुआ है ये 1 अप्रैल 1949 को ये लागू हुआ है। इसमें दो बार संशोधन हो चुका है, एक 1987 में और 2016 में इसमें संशोधन हो चुका है। दूसरा है श्रमिक मुआवजा अधिनियम। श्रमिक मुआवजा अधिनियम ये 1923 में आया था, लागू हुआ है 1 जुलाई 1924। 1 जुलाई 1924 को ये लागू हुआ है। इसमें 2009 में संशोधन हुआ है और उसको ईसीए के नाम से जाना गया है। ईसीए के नाम से इसको जाना जाता है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 से, ये 36 में बना था लेकिन लागू हुआ है 28 मार्च 1937 से। 28 मार्च 1937 को ये लागू हुआ है। चारों पॉइंट मैंने आपको बताए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो लागू हुआ है 1 अप्रैल 1947 से ये लागू हुआ है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 83, भारत में औद्योगिक विवादों में निपटने के लिए प्रमुख निवारक तंत्र निम्नानुसार है। प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी, सामूहिक सौदेबाजी, शिकायत प्रक्रिया, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 84, स्थापना कार्यालय के कर्तव्य क्या हैं? व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए स्थापना कार्यालय जो है उसके कार्य पूछे हैं। कर्मचारियों के लिए सभी अध्ययन, ड्यूटी या अवकाश का प्रसंस्करण और निगरानी करना ये रहेगा। मृत्यु और अन्य ग्रेजुटी सहित सिविल सेवकों की पेंशन पात्रता की तैयारी ये भी करेंगे। तीसरा है प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक मामलों में निपटान, तो ये भी रहेगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दी अबव।
तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85 है, गलत मिलान खोजें। गलत मिलान खोजें तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से, ये राइट है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से ये राइट है। उसके बाद कारखाना अधिनियम 1948 से, ये भी राइट है। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1936 से, 36 नहीं ये 26 होना चाहिए, 1926 होना चाहिए, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1926 में बना था और ये लागू हुआ था 1 जून 1927 को ये लागू हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये गलत होगा। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 से, ये 1936 में बना था, लेकिन 28 मार्च 1937 को ये लागू हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, क्योंकि 1936 ना होकर 1926 होना चाहिए था। तो डी सही है, लेकिन सी यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 86 है। 86 देखिए, पास पास धारक के परिचायक का अर्थ है अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर इज मीन्स रेलवे कर्मचारी की निजी सेवा में विशेष रूप से वेतन पर नियोजित व्यक्ति। रेलवे कर्मचारी की निजी सेवा में विशेष रूप से वेतन पर नियोजित व्यक्ति, ये इसका सही हो जाएगा। कि यहाँ पर देखिए पास धारक के परिचायक की बात हो रही है, तो परिचायक की जो कर्मचारी है उसकी निजी सेवा में जो व्यक्ति लगता है उसको परिचायक कहेंगे, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय रेलवे में कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत आता है यदि वह निम्नलिखित तिथि या उसके बाद शामिल हुआ। तो एनपीएस कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये एनपीएस 1/1/2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनके लिए ये लागू हुआ है। पहले इसको एनपीएस जिसको बोला जाता था न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन अभी एनपीएस ना बोलकर इसको नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें 2 टियर होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 2 में अपन लोग आते हैं, मतलब कर्मचारी वर्ग टियर 2 में आता है, जिसमें बेसिक प्लस डीए का जो कर्मचारी है उसका 10% जमा होता है, और सरकार उसमें बेसिक प्लस डीए का 14% जमा करती है, मतलब 24% टोटल जमा होता है ये एनपीएस में। इसके अलावा आपने सुना होगा यूपीएस है। यूपीएस भी आया था, और यूपीएस जो दिया हुआ था कि यूपीएस, हाँ अभी कुछ 2024 में यूपीएस भी आया था, लेकिन अभी उसको अच्छे से और नहीं, मतलब लोगों ने अडॉप्ट किया है। और कब आया था ये, एक एक अप्रैल 2024 से ये यूपीएस आया था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये आया था। तो यहाँ पर एनपीएस के बारे में पूछा गया था कि एनपीएस कब से स्टार्ट है, तो 1/1/2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनके लिए ये एनपीएस स्टार्ट है। इससे पहले जो कर्मचारी थे उनके लिए ओल्ड पेंशन थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए पेन नंबर में कुल कितने अक्षर अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। हाउ मेनी टोटल कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक इन पेन नंबर। तो टोटल 10 अक्षर होते हैं पेन में, टोटल 10 अक्षर होते हैं पेन में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 88। इसके अलावा हम बात करें तो आधार में कितने होते हैं, 12 अंक होते हैं। उम्मीद में भी कितने होते हैं, 12 अंक होते हैं। पीएफ या एनपीएस में कितने होते हैं, 11 अंक होते हैं। और जो प्राण होता है PRAN प्राण, इसमें भी 12 अंक होते हैं। इसके अलावा जो पीपीओ होता है, पीपीओ परमानेंट पेंशन ऑर्डर, पीपीओ आपने सुना होगा, पीपीओ परमानेंट पेंशन ऑर्डर है, इसमें 14 अंक होते हैं। एक सुना होगा पीपीएएन परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नंबर होते हैं। तो आप आधार में 12, उम्मीद में भी 12 और एनपीएस में 11, प्राण में 12, पीपीओ में 14, इस प्रकार से ये अंक होते हैं। यहाँ पेन नंबर पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
89 लेवल 1 ग्रेड पे 1800 में ग्रुप डी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? इससे मैंने पहले ही एक क्वेश्चन आया था लेवल 6 के लिए, वो पूछा गया था जेएजी। लेवल 6 की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है जेएजी होते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड है। यहाँ पर पूछा है लेवल 1 के लिए, तो ये जूनियर स्केल अधिकारी होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, जूनियर स्केल अधिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए 90, महंगाई भत्ता 1/1/2024 से कितना था? 1/1/2024 के बारे में पूछा है, तो ये 50% था। अभी वर्तमान में कितना है? 60% है। 60% में बात कर रहा हूँ अभी जून में, जून 2026 की बात कर रहा हूँ, तो अभी 60% है डीए। और यहाँ पर 1/1/2024 का पूछा था, तो उस समय 50% डीए था। जब 50% डीए हुआ था, तो जितने भी भत्ते थे उनमें 25% की वृद्धि हो गई थी। आप जो भी नए भत्ते हैं वो ध्यान रखें। यदि आपको पुराना ध्यान है तो आप उसका 25% निकाल के और उसमें ऐड करके निकाल सकते हैं नया भत्ता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 91, कौन से भत्ते कर योग्य नहीं है? विच अलाउंस इज नॉन टैक्सेबल? तो देखिए महंगाई भत्ता कर इसमें दिया जाता है, ओवर टाइम में भी रहता है। विदेश में सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाला भत्ता ये नहीं रहता है, इसमें कोई कर नहीं लगता है। मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इस पर भी क्या है कर लगता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, विदेश में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगला देखिए 92, डी एंड ए रूल्स का मतलब है, आपने सुना होगा डी ए आर डर, डी ए डी एंड ए आर डिसिप्लिन एंड अपील रूल, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968, ये सुना होगा। तो यहाँ पर यही पूछा है डी एंड ए का मतलब क्या है, तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल ये 1 अक्टूबर 1968 1 अक्टूबर 1968 से ये प्रभावी हुए हैं। टोटल 31 रूल होते हैं, 7 भागों में होते हैं, 7 भाग होते हैं, 31 रूल होते हैं। 1 अक्टूबर 1968 से प्रभावी हुए हैं। डी एंड ए आर का मतलब पूछा गया था, तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स के नाम से इनको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 93, भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संस्थान डैश स्थित है? भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आई, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, IRI कहाँ स्थित है? तो ये नासिक में स्थित है। नासिक कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है नासिक। तो IRIEE कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में नासिक में। अगला क्वेश्चन देखिए 94, निलंबित रेलवे कर्मचारी को निलंबन अवधि के लिए क्या भुगतान किया जाता है? मतलब भुगतान क्या होता है? तो उसको निर्वाह भत्ता दी जाता है। निर्वाह भत्ता कितना होता है? 50% होता है। और इसको अगर ऐसा लगता है कि निर्वाह भत्ता कम हो रहा है तो उसको 75% तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, निलंबित कर्मचारी निर्वाह भत्ता के लिए जो फॉर्म होता है वो SF3 होता है, जिस पर खुद कर्मचारी के सिग्नेचर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 95 है, सेवारत रेलवे कर्मचारी के लाभार्थ के लिए UMID कार्ड में पट्टी का रंग कौन सा होता है? उम्मीद जो कार्ड है, उम्मीद कार्ड, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, उसमें पट्टी का रंग पूछा गया है। तो पट्टी का रंग देखिए, सबसे ऊपर नीली पट्टी और नीचे पीली। नीली पीली ये नहीं होता है, एक जैसी होती है। सबसे ऊपर हरी पट्टी, नीचे ये भी नहीं रहेगा। सबसे ऊपर नीली, सबसे ऊपर और नीचे हरी पट्टी, ये भी नहीं है। सबसे ऊपर है और नीचे नीली पट्टी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर नीचे नीली पट्टी होती है। पीछे की साइड में आप देखिए ऊपर और नीचे नीली पट्टी रहेंगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, किसी भी वर्ष के अंत वाले पास की वैधता डैश तक होनी चाहिए? पहले जब पास की वैधता थी 5 माह, जब पास 5 माह तक चलता था तो ये होती थी 31 मई होती थी। अभी ये पास की वैधता 4 माह है, तो ये 30 अप्रैल ये पास की वैधता होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर है। अगला देखिए 97,
80C के तहत आप नई कार्य व्यवस्था में अधिकतम डैश तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम की बात हुई है तो न्यू टैक्स रिजीम में 80C नहीं होता है, 80C से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर है जीरो हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का नाम बताइए। नेम ऑफ ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी ऑफ रेलवे। रेलवे में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र का, तो ये निवारण ही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए निवारण ही है, निवारण पहले भी आया था निवारण। अगला क्वेश्चन देखिए 99, एक कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि 1 अप्रैल है वह डैश को सेवानिवृत्त होगा। तो 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल का मतलब एक दिन पहले होगा, 30 अप्रैल को हो जाएगा। आप 30 अप्रैल को होगा ये, इसको आप 31 31 मार्च को होगा, सॉरी 30 अप्रैल को नहीं होगा, 31 मार्च को होगा। आप इसको 30 अप्रैल नहीं लगाएं, क्योंकि जिस माह में आप देखते हैं कि जिस माह में कोई कर्मचारी की पोस्टिंग हुई है उसके लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ एक दिन का ही है तो इसलिए 31 मार्च को ही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे में पेंशन की गणना औसत वेतन के आधार पर की जाती है। इन इंडियन रेलवे पेंशन इज कैलकुलेटेड एट द डैश एवरेज पे, तो ये 10 माह के औसत वेतन के आधार पर की जाती है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ से लेके और 110 तक सभी राजभाषा के क्वेश्चन रहेंगे। राजभाषा के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख लें। और यहाँ जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत ही आसान आपको लगेंगे, राजभाषा से रिलेटेड है। हम यहाँ पर ये राजभाषा के 10 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। देखिए 8वीं अनुसूची में किस विदेशी भाषा को शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची, मूल जब संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो विदेशी भाषा कौन थी, नेपाली को शामिल किया हुआ था। 8वीं अनुसूची में किस विदेशी भाषा को शामिल किया है, तो ये नेपाली भाषा को शामिल किया गया है। दूसरा देखिए यहाँ पर 102, राजभाषा नियमों के अनुसार भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, कै ख गए, कै ख गए, इसको समझ लीजिए अच्छे से। कै ख गए, कै क्षेत्र में 9+2 मतलब 9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 कौन कौन से हैं, 9 कौन कौन से हैं, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये राज्य हैं जिसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है। हिमा हरि राज में छौजा, उत्तर बिहार, हिमा हिमाचल प्रदेश, हरि हरि से हरियाणा, राज से राजस्थान, में से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड, झा से झारखंड और उत्तर से यूपी या उत्तर प्रदेश और बिहार है। इसके अलावा दिल्ली और अंडमान निकोबार ये इसमें आते हैं कै क्षेत्र में। उसके अलावा जो ख क्षेत्र या बी क्षेत्र बोलेंगे, इसमें 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें महापंगु, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीप, ये इसमें आते हैं। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कै क्षेत्र में आते हैं, गै क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, कै ख गै। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 107, राजभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश को किस क्षेत्र में बांटा गया। अभी आपको मैंने बताया था उत्तर बिहार, सबसे लास्ट में बोला था हिमा हरि राज में छौजा बिहार, छौजा उत्तर बिहार है। तो उत्तर बिहार किस में आता है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो कै क्षेत्र में आता है, सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 104, लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी तो कौन सी लिपि में, तो देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक राजभाषा होगी। अनुच्छेद 343 के अनुसार भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343 के अनुसार। अगला देखिए 105, भारत के किस राज्य पर आधिकारिक भाषा नियम लागू नहीं होते, तो ये तमिलनाडु राज्य है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तमिलनाडु पर
भाषा जो है, आधिकारिक जो भाषा है, वो उसके नियम लागू नहीं होते हैं। अगला देखिए 106 है, केंद्र सरकार के कार्यालय में हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। इसकी पहली बार जो मनाया गया था ये 14 सितंबर 1953 को पहली बार गया था। उसके बाद ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ के यहीं जैसे ये हिंदी दिवस पूछा है, ऐसे विश्व हिंदी दिवस है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व हिंदी दिवस है, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसे ही हिंदी पखवाड़ा दिवस ये 14 सितंबर से 28 सितंबर के बीच मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस को क्यों मनाते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 14 सितंबर 1949 से 14 सितंबर है 1949 से 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा या भारत की आधिकारिक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं। 107 107 किसी कर्मचारी को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हुआ माना जाएगा। क्या माना जाएगा उसको? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखते हैं। यदि उसने मैट्रिकुलेशन या समकक्ष या उत्तर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तो यह राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर है, यदि उसने केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो प्राग परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया जाएगा तो भी वो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो जाएगा। तीसरा है, यदि उसने केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो भी वो क्या हो जाएगा, कार्य साधक ज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जे राइट आंसर है, ऑल ऑफ अबोव, ये इसका सही आंसर है। अगला देखिए 108, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग राजभाषा अधिनियम 1963 की डैश है, द यूज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज परमिटेड वाई द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। 1963 की धारा पूछी गई है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग राजभाषा अधिनियम की 1963 की किस धारा? तो धारा है 33, धारा 33 के अंतर्गत ये दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला देखिए 109, राजभाषा के अनुसार पंजाब किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा के अनुसार पंजाब किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अभी आपको मैंने बताया था कि 3 क्षेत्र हैं, कै कै खे कै खे ख क्षेत्र के अंतर्गत ये आएगा। महापंगु चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये ख क्षेत्र में आएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 1010, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। हिंदी में प्रवीणता, किसी कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता रखने वाला माना जाएगा उसने यदि उसने मैट्रिकुलेशन या कोई समकक्ष उत्तर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है तो राइट है। उसने डिग्री परीक्षा में अथवा डिग्री परीक्षा के समतुल्य अथवा उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को सीखा है तो ये भी राइट हो जाएगा। और देखिए वह इन नियमों से उपाबंध रूप यह घोषणा करता है कि वह हिंदी में प्रवीण है तो भी वो क्या होगा, प्रवीणता रखने वाला माना जाएगा। तो अगला देखिए डी, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ अबव, ये सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से ये पेपर मैंने आपको हल कराया है। पेपर की पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर है 8955097450। इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई पेपर की पीडीएफ चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें